अगर ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई न होती, अवाम को शिकायतें थी महंगाई के सिलसिले में, उसके असरात जाहिर है कि हम पे पड़े हैं। महंगाई तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है। जो हमारा वोटर कंफ्यूज या सपोर्टर कंफ्यूज रहा, एक ही पार्टी के 4 निशान जब आप कैंडिडेट्स को देंगे तो वो हमारी एक गलती है। हम पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। अप्रिशिएट तो करें ना, लोग कहते हैं धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और वो इंतखाब जिसकी अब बड़ी धूम है, बल्दियाती इंतखाबात जो कि कल KPK में हुए हैं, और जिसके बारे में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये चाहती थी कि गैर जमाती बुनियादों पर हों, लेकिन उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बायस इन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हुआ और जमाती बुनियादों पर मुमकिन हुआ। इस के बड़े हैरान कुन नताइज जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में बरामद हुए हैं इस इंतखाब के, और 4 बड़े शहरों में जो कि KPK के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उसमें PTI का एक भी मेयर मुंतखब नहीं हो सका। अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक तकरीबन 8 साल में से जो जमात बरसर इक़्तिदार है, जिसमें कि 2013 से 18 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अक्सरियत वहां पर मिली थी और इत्तेहादियों के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई, और फिर 13 से 18 जो इंतखाबात हुए, आम इंतखाबात, खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा था जहां पे 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बनाई, और कहा यह जाता था कि तब्दीली का चांद खैबर पख्तूनख्वा से ही निकलता है। ये वाहिद सूबा है जिसने कभी भी किसी भी जमात को 2 बार मुंतखब नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 बार इस सूबे में जो है वो इंतखाब का मौका भी मिला और लोगों ने उनको मुंतखब भी किया। अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक पेशावर सिटी काउंसिल में भी जमीयत उलमाए इस्लाम, जो कि एक बहुत बड़ा कहा जाता है कि अपसेट है इस वक्त, उनको ये नशिस्त मिली है। मर्दान सिटी काउंसिल में अवामी नेशनल पार्टी ने मैदान मारा है, कोहाट सिटी काउंसिल जमीयत उलमाए इस्लाम के पास गई है, बन्नू सिटी काउंसिल भी जमीयत उलमाए इस्लाम के पास गई, जबकि तहसील काउंसिलों के अंदर जो पार्टी पोजीशन है जमीयत उलमाए इस्लाम 17 नशिस्तें लेके इस वक्त अब तक का जो पहला मरहला है उसके अंदर सबसे वाज़ेह अक्सरियत वाली सियासी जमात जो है वो बनकर सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 ली हैं, और इसके साथ साथ आज़ाद जो है वो जो साबिका इंतखाबात है उसके साथ साथ वो 7 उनके पास आई हैं नशिस्तें। अवामी नेशनल पार्टी ने भी 7 नशिस्तें हासिल की हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 3, जमात इस्लामी ने 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1 और तहरीक इस्लाहात की 1 नशिस्त भी सामने आ चुकी है। और ये तमाम जो नताइज हैं ये अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज। बहरहाल एक चीज तो बिल्कुल बहुत वाज़ेह है कि जमीयत उलमाए इस्लाम वाज़ेह अक्सरियत के साथ यहाँ पे जीत चुकी है। उसकी वजूहात क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजूहात क्या है? आपने सुना, बहुत से वज़रा ने बातें की है और बात बताई है, ये कहा है कि महंगाई एक बहुत बड़ी रीजन है, और फिर पार्टी के अंदर से जो इख्तलाफात हैं उसकी भी एक बहुत बड़ी वजूहात जो है वो वजूहात बयान की जा रही है कि शायद उनके सबब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और कुछ आगे इसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, दिलचस्प बात की है। कोयटा में उन्होंने ये कहा है कि हमें भी मौका दें, बढ़ने दें आगे, और हमें रोका मत जाए। हम भी ये साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम बेहतर इंतखाब जो है वो लड़ सकते हैं। और जरदारी साहब ने भी बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा हमें कहा जाता है कि फार्मूला बनाए हमारे साथ, तो इनको पहले भेजें उसके बाद हमसे बात करें। उन्होंने इस तरह की कोई शर्त भी जो है वो अब आयद कर दी है। क्या कहा है आसिफ जरदारी साहब ने, वो जरा सुनिएगा। ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात। अभी तो मैंने लाहौर में कदम रखा है, इनकी विकेट पे, इनकी बॉलिंग पे, इन पे मैं सिक्सर्स मारूंगा। इन सबको हम समझाएंगे भी और दौड़ाएंगे भी मैदान से। क्या KPK के इंतखाबात भी एक ट्रेलर हैं? क्या आम इंतखाबात के लिए सब बंदी हो रही है? जरदारी साहब का ये पैगाम किसके नाम है? इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन करें जनाब जाहिद खान साहब, जो तर्जुमान है अवामी नेशनल पार्टी के, सेनेटर रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपकी तशरीफ आवरी का। बैरिस्टर सैफ साहब जो कि सेनेटर भी रहे हैं और इसके साथ साथ इस वक्त मुआविन खुसूसी हैं KPK के वजीर आला के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। थोड़ी देर में हाफिज अब्दुल्ला साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो तर्जुमान है और सेनेटर रह चुके
चुके हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के। सबसे पहले हम जाते हैं बैरिस्टर साहब, आपके पास आते हैं। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो वजूहात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शिकस्त कहें या पहले मरहले के अंदर उनकी एक नाकामी कहें, एक अक्सरियती जमात जो है वो उसको शिकस्त हुई है, इसकी वजूहात सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि महंगाई बहुत है, अवाम तंग है, या ये कि आपकी अपनी जमात के अंदर जो है वो काफी ज्यादा लड़ाई है इस वक्त? देखें, पहली बात तो ये है कि शिकस्त की इस्तिलाह इस इंतखाबी नतीजे के लिए इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ कि कोई ज्यादा मुनासिब इस्तिलाह नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के तहत जमीयत उलमा इस्लाम के मुकाबले में कुछ सीटें लूज कर चुकी है। अभी आपने आदादोशुमार भी बताए जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आदादोशुमार हैं, और ये भी 17 अजला हैं केपी के जिनमें ये इलेक्शन हुआ है। बाकी अभी 17 अजला और बाकी हैं जिनमें इलेक्शन होना है। अब इन अजला में भी अगर आप, जिस तरह आपने खुद अभी फरमाया थोड़ी देर पहले, आपने डिजिट्स में बताया कि इतने सीटें JUI की हैं और जो PTI की सीटें अब तक आई हैं, तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है जिसको कोई बहुत बड़ी शिकस्त या कोई बहुत बड़ा अपसेट करार दिया जाए। साथ में अगर आप वोटों का तनासब देखें, जितने वोट पोल हुए हैं और उनमें तहरीक इंसाफ ने कितना गेन किया है, तो आपके सामने चीज नजर आ जाएगी कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी पर इतना कोई बड़ा फर्क नहीं ये नताइज जाहिर कर रहे। तीसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने अगर कहीं पर कोई सीट लूज भी की है तो सिवाय चंद सीटों के दीगर सीटों पर मार्जिन बहुत कम है। चौथी बात मैं ये कहूंगा कि जो नताइज आए हैं, इनमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हैं सामने जिन्होंने इलेक्शन जीता है, उनको अगर आप देखें और उनका जायजा लें तो इनमें से बेशतर आपको तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन या हामी नजर आएंगे जो इस बिना पर आजाद इलेक्शन लड़े कि उनको नाराजगी थी कि PTI ने उनको टिकट नहीं दी और वो शायद अपने आप को टिकट का हकदार समझते थे, इसलिए वो पार्टी कैंडिडेट्स के मुकाबले में खड़े हुए, जिसकी वजह से पार्टी का वोट डिवाइड हुआ और ये थोड़ा बहुत अपसेट आपको देखने में नजर आ रहा है। अच्छा। ये तो 2-3 मैं आपको थोड़ी सी फैक्चुअल सिनेरियो मैंने बयान किया कि एग्जैक्ट सिचुएशन इतनी कोई मायूस कौन या कोई ऐसी कोई अंदोहनाक शिकस्त नहीं है कि बस उसके बाद PTI का बिल्कुल बैरिस्टर साहब, लेकिन आपकी जमात 2/3 अक्सरियत वाली जी बैरिस्टर साहब, आपकी जमात 2/3 अक्सरियत वाली जमात, और 2018 में मतलब वाजे मतलब क्लीन स्वीप था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको अगर हम सामने रखें तो जाहिर है फिर तो हम इसको शिकस्त ही कहेंगे ना। देखें 2013 में 2008 के इंतखाबात में ANP बहुत बड़ी तादाद से आई और उसके बाद 5 साल बाद उनका सफाया हो गया। फिर JUI बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़े लेवल पर आई और उन्होंने स्वीप किया कि PK में हुकूमत भी कायम की। उसके बाद वो अपनी सीटें नहीं बचा सकी। तो ये कोई पैमाना नहीं होता मेजॉरिटी को लूज या वो करने का। पार्टियां रिवाइव भी होती हैं, पार्टियों को अपसेट भी होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक इनकम्बेंसी फैक्टर तो सियासियात का एक उसूल है कि जब एक पार्टी कुछ अरसे से इक़्तिदार में होती है तो लोगों की नाराजगियां भी पैदा होती हैं, मायूसियां भी होती हैं, तवक्कुआत भी पूरी शायद नहीं होती। इसका बाज़ औक़ात रद्द-ए-अमल इस तरह से नजर आता है। लेकिन तहरीक इंसाफ आज भी उतनी ही वाइब्रेंट है, उतना ही केपी में उनकी मेजॉरिटी। आपके कुछ वुज़रा ने खुद तस्लीम किया बैरिस्टर साहब कि महंगाई एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। ये अब मैंने वो साउंड बाइट सुनवाई भी है प्रोग्राम के आगाज में, उन्होंने तस्लीम किया कि महंगाई एक वजह है। मैं भी इसको तस्लीम करता हूँ अपने वुज़रा के साथ कि बिल्कुल अगर कई वजूहात को देखा जाए कि मैंने जैसे कहा कि अवाम मायूस हो जाते हैं, तवक्कुआत पूरी नहीं होती, उनमें एक महंगाई का भी फैक्टर है, उनमें पार्टी के इख्तिलाफात का भी फैक्टर है। ये सब कुछ यकीनन होता है। और फिर बाद औक़ात जो लोग अपोजिशन में होते हैं, चूंकि उनके पास नारेबाजी के अलावा ज्यादातर कुछ दिखाने के लिए तो जिम्मेदारी होती नहीं है, तो उनका एक जो जारहाना या एक इनकलाबी अंदाज होता है सियासत का, वो भी बाद औक़ात नए वोटर्स को अपील करता है, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत गेन कर जाते हैं। लेकिन मेरा अपना ये अंदाजा है और मैं इस बात के बारे में बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह जो अभी दूसरा मरहला होने वाला है इंतखाबात से जनवरी में, उसमें आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ ने ये जो जिन गलतियों के नतीजे में तहरीक इंसाफ को थोड़ा बहुत सेटबैक हुआ है, इंशाल्लाह इसको रिकवर करेंगे। ये जो तंजीमी नाराजगियां हैं ये भी खत्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि
तो इससे बेहतर परफॉर्मेंस आपको अच्छा, नजर ये आएगी। बिल्कुल ये पॉलिटिकल लोगों की ये कमिटमेंट जरूर होनी चाहिए। खान साहब, आप क्या कहेंगे, क्या वजह बनी है आपकी कामयाबी की? 7 नशिस्तें आपने हासिल की हैं, और क्या वजह बनी आपके नजदीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ये तो आप मानते हैं कि वो जो 7 उम्मीदवार जीते हैं, उनके आजाद उम्मीदवार, वो भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से पीटीआई से वाबस्ता है, नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में ऐसे दावा तो वो जुम्मतुल-उलमा वाले भी कर रहे हैं कि इसमें हमारे कामयाब है। आजाद का कोई भरोसा नहीं है, किस तरीके से हुए, किसके हुए, ये अगर कोई दावा करते हैं तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। उसकी मेन वजह ये होती है कि जब आपके पार्टी के टिकट वाला हार जाते हैं तो आपकी जो काउंटी है या जो आपकी पार्टी का जो एक सिंबल है, उससे अंदाजा होता है कि आप हार गए या आप जीत गए। कितने आजाद हो गए, कितने आजाद इस तरह पंजाब में भी इकट्ठे करके लाए थे और हुकूमत बन गई थी, वो तो एक अलग बात है। देखिए, इस वक्त चूंकि हमारा तो मसला, हमारे लिए तो मसला फिर दर्द सर तो ये होता है कि जब इलेक्शन होता है तो हम अपनी जान माल के लिए परेशान होते कि क्या होगा हमारे साथ। वो तो देखे अपने 2013 में क्या हुआ हमारे साथ, 18 में क्या हुआ, फिर 21 में भी अभी हुआ। उससे हमारे जो वर्कर होते हैं उसमें यानी ये एक प्लानिंग के जरिए होते हैं, और इसलिए होते हैं कि हमारे जो वर्कर हैं उनकी जो मोरल है वो डाउन हो जाए, और फिर वो निकलने में भी मुश्किलात उसकी होती है, कैंपेन में भी मुश्किलात होती है, ये चीज तो होती है। अभी आपके डीए खान के अंदर भी आपके जो मेयर के कैंडिडेट थे उनको भी कत्ल किया गया, और इस तरह से आपके जाहिर है अब तक के जितने आपके कारकुन जितने मारे गए किसी और जमात के नहीं मारे गए, तो इसका असर आप कहते हैं कि खौफ ज़्यादा आपका वोटर हुआ और असर हुआ इस इलेक्शन में? इसलिए होते हैं, और खासकर इलेक्शन के दिनों में हो जाते हैं। देखिए ना, जब वो हमारे कैंडिडेट था डिस्ट्रिक्ट डीए खान का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था, उसके साथ ये हुआ। फिर अभी बाजोड़ में हमारे गाड़ी के ऊपर हुआ, जो हमारे लड़के उसमें जा रहे थे, 3 लड़के उसमें शहीद हुए, 1-2 अभी भी जख्मी है। तो ये एक सिलसिला तो हमारे साथ चलता आ रहा है, लेकिन हम आज तक घबराए नहीं, और हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और अपना कोशिश करते हैं। लेकिन इस दफा जो पीटीआई वाले कहते हैं चाहे जितना भी जवाब पैदा करे, हमारे सूबे में तो उनकी ये 9 साल की हुकूमत है, ये हमारे सूबे में सबसे ज्यादा हुक्मरान ये रहे हैं। अभी अवाम की जो तवक्कुआत थी, देखिए महंगाई बेरोजगारी ने अवाम का खबर तोड़ के रखा है। वो अभी शिबली पराज कल आ रहे थे तो इन्हें कहा था कि फायरिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी क्वाड के डीआईजी की रिपोर्ट आई, वो कहते कि उसपे पथराव हुआ है। तो वो जो पथराव लोगों ने किया वो काले झंडों वाले थे, वो इसलिए इनके हो सकते हैं इनके अपने वर्कर हो, वो इतना मुश्तइल है, इतने लोग मुश्तइल है कि अभी उनको देखना भी नहीं चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि उसने हुक्मरानी 5 साल जो पहले किए थे और अभी भी किए, उनको कोई डिलीवर नहीं किया आज तक, और उसके वजह से आज इस पे आदम इत्मीनान हुआ। ये माने या न माने कि मैं अगले के लिए क्या मतलब एएनपी की जमीयत उलमा इस्लाम की कामयाबी नहीं, ये पीटीआई की नाकामी है जिसकी वजह से बाकी जमातों को जो है वो वोट्स मिले हैं। ये देखिए नहीं जी, हर पार्टी का अपनी कामयाबी और नाकामी अपनी पार्टी का अपनी जिम्मे का होता है। चूंकि की पीटीआई का हम तो और तरह समझते हैं कि हम कहते हैं कि 18 जो 2018 के इलेक्शन हुआ था वो चुराई गई थी, हमारे 2013 में भी चुराई गई थी, और इसको सेलेक्टर्स कहते हैं। वो क्यों सेलेक्ट कहते हैं कि सेलेक्टर्स ने इसको सेलेक्ट किया। अब यही भी बेहतर कोई बता सकते हैं कि इस्तीफा क्या जो सेलेक्टर्स ने उसने कोई अपना काम दिखाया या नहीं दिखाया, लेकिन ऐसे नजर आए शायद उसने नहीं अपना हाथ होला रखा और उसकी वजह से बाकी अपोजिशन पार्टियां जीत गई। अभी इस वक्त जो ज्यादातर अक्सरियत है वो अपोजिशन के खैबर पख्तूनख्वा में कितना भी ये कह दे ये अपनी जगह पे जीआई सबसे बड़ी पार्टी अभी बनकर उधर उभरी है, फिर ठीक है पीटीआई और फिर उसके बाद हम हैं या आजाद है। तो हम ये समझते हैं कि देखें आवाम का जो गजब है, जो गुस्सा है वो इतना ज्यादा है कि इनके लिए बहुत मुश्किलात है। इनके जितने वजीरों के इलाके वो हार चुके हैं, इनके गवर्नर अपना जो कंस्टिट्यूंसी वो भी हार चुका है, और इसके स्पीकर भी, हालांकि इसके बावजूद भी फुल रिगिंग की कोशिश भी की गई, यानी प्राइम मिनिस्टर को नोटिस मिला कि आप न जाए पेशावर, वो गया। असद केसर का ऑडियो आ गया कि जी वो कहते हैं 70 करोड़ रुपए मेरे जेब में है और पैसे में। जी बिल्कुल, ये इल्जामात के दरमियान में ये खान साहब बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब आप क्या कहेंगे? आप इस वक्त एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि खैर 14 और 17 का गैप है, कोई इतना ज्यादा बड़ा गैप नहीं, लेकिन 4 जो सिटी काउंसिल्स हैं वो आपने मैदान 3 उसमें से मारा है मैदान, वजह क्या है? आपकी कामयाबी की वजह क्या है तहसील काउंसिल के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं
خیبر پختونخوا کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک جیلی اور مسلط کردہ حکومت کو ووٹ کے پرچے کی طاقت کے ذریعے ان کو ایک عبرتناک اور شرمناک شکست دی. آج جمہوریت جیت گئی اور خاموش امیریت ہار گئی، اور ساتھ میں ان تمام گرانوں سے، ان تمام خاندانوں سے جس پارٹی سے ان کا تعلق ہو جو شہید ہوئے اس پروسیس میں، انتخابی میں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں بحثیت پارٹی اور بحثیت پی ڈی ایم، اور تعزیتی کا اظہار کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ اے این پی کو، اپوزیشن کی جماعت ہے، زاہد خان صاحب کی توسط سے مبارکباد دیتے ہیں ان کو، اور عوام نے ان پر اعتماد کیا ہے. کے پی کے کی تیسری لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے. اور خیبر پختونخوا کی عوام کو اسپیشلی میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کیا اور ایک لارجسٹ پارٹی بنا کے ہم کسی نئی تبدیلی کا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نئی تبدیلی آنے والی ہے. اب آئیے اس بات پر. دیکھیے یہ جو تبدیلی کے نعرے تھے نا، یہ صرف خواب تھا، یہ صرف نعرے تھے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک انداز تھا. اندر خالی خول کچھ بھی نہیں تھا. ان کے پاس ارسطو بھی تھے، ان کے پاس سقراط بھی تھے، پتہ نہیں کیا کیا ماہرین ان کے پاس تھے. آج پونے 4 سال ہو گئے، حکومت کے جتنی بھی شانے ہیں، ستون ہیں، وہ سارے چت ہو گئے اور زمین بوس ہو گئے. اس لیے خیبر پختونخوا میں جو ابھی انتخابی الیکشن ہوا، بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ روز اول سے پوری اپوزیشن کا، جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے 25-18 کے الیکشن کے 48 گھنٹے کے اندر تمام اپوزیشن کا ایک ہی بیانیہ تھا کہ یہ پارٹی عوامی مینڈیٹ کے نتیجے میں نہیں آئی ہے، یہ پارٹی منتخب ہو کے نہیں آئی ہے، یعنی تحریک انصاف. کے پی کے اندر تو خان صاحب وہاں پہ تو آپ اسما بھی جب ہم پارٹی کی بات کرتے ہیں اس میں کے پی کے بھی شامل ہے نا، ان کی حکومت کے پی کے میں بھی شامل ہے. تو لہٰذا جب یہ مسلط کی گئی پارٹی ہے، یہ نصب کردہ پارٹی ہے، یہ طاقت کے بل پر لائی ہوئی پارٹی ہے، جب ایک قانون یہ پاس نہیں کر سکتا پارلیمنٹ سے فون کال کے علاوہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے قوم کو دیا کیا ہے اس پونے 4 سال میں، باوجود اس کے کہ یہ خود کہتے رہے کہ عدالت بھی ہمارے ساتھ ہے اور ریاست کے ادارے بھی ہمارے ساتھ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے، یعنی نیب تک وہ بھی ہمارے ساتھ. یہ جو 17 اضلاع کا الیکشن ہے ڈویژنز کا، یہ تو صاف ہوا ہے نا؟ نہیں، ابھی میں اس پر آپ کی اس کا جو بنیادی سوال ہے صاف اور شفاف، اس کے باوجود یہ حکومت ناکام ہے. اور تیسری بات کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، صاف اور شفاف نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آج بھی دھاندلی ہوئی ہے. آج جو پی ٹی آئی کو 12 یا 14 جتنی بھی نشستیں یا جو بھی کامیابی ملی ہے، یہ ملی نہیں ہے، یہ سرکاری وسائل استعمال کیا انہوں نے، حکومت کی طاقت استعمال کی انہوں نے نوٹ کی طاقت استعمال کی، ڈیولپمنٹ کے مد میں لوگوں کو ورغلایا. آپ نے اسد کیسر کے آڈیو خود سنیے، علی امین گنڈاپور کو آپ خود یہ دیکھیں کہ میں بھی وزیر ہوں، اسلام آباد میں بھی میری حکومت ہے، میرا بھائی بھی وزیر ہے، صوبے میں بھی میری حکومت ہے. اگر میری بھائی کے علاوہ کسی نے کسی اور کو منتخب کر کے اس میونسپل کمیٹی میں یا کارپوریشن میں یا میئر کی صورت میں دفتر میں بٹھایا، یہی تو غلام علی صاحب نے بھی تو کہ 20 کروڑ روپے لگے ان کے بیٹے جو پشاور کے میئر زبیر علی منتخب بھی ہو گئے، بہت بڑا مارکا مارا، لیکن اعتراف انہوں نے بھی کیا. میری بات سنیے اسما میری بات سنیے. ایک آدمی دھمکیاں بھی دے رہا ہے، وہ اے این پی کا ایک میئر تھا، وہ شہید ہوا، اس کے بیٹے کی باتیں آپ سنیے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اشارے کس کی طرف کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سرکاری وسائل استعمال کی، پی ٹی آئی نے صوبائی حکومت استعمال کی اور وفاقی حکومت استعمال کی. عمران خان الیکشن کمیشن کے نوٹس کے باوجود پشاور گئے اور اسد کیسر کی آڈیو، پرویز خٹک 2 مہینے نوشہرہ میں بیٹھا تھا. لہٰذا یہ تمام الیکشن ضابطۂ اخلاق کے خلاف کرپٹ پریکٹس تھا. اس دھاندلی، اس طاقت کے استعمال کے باوجود خیبر کے عوام نے پی ٹی آئی کو شکست دے دی. ایک جملہ اگلے مرحلے میں یہ بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے، زید خان بھی بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، اگلے مرحلے میں شکست پاسٹ ہوگی انشاءاللہ العزیز. وہ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت جائے گی اگلے مرحلے کے 17. آپ یہ جگہ یاد رکھیے نا، اگلے مرحلے میں آپ پنجاب میں بھی ان کو شکست ہوگی،
खैबर में भी इनको शिकस्त होगी, बलूचिस्तान में तो इसका कुछ भी नहीं है। अच्छा बैरिस्टर साहब क्या कहेंगे आप? वो कि आपने दोनों की बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन आज भी होते तो ये 14 नशिस्तें भी आप हासिल नहीं कर सकते थे। पहले तो मैं एक कमेंट जो यहाँ अभी थोड़ी देर पहले मोहतरम अहमदुल्ला साहब ने किया कि इबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त, 3 सीटों पर इलेक्शन हतमी नताइज के नतीजे में अभी तक जीतने को अगर शर्मनाक शिकस्त मुखालिफ को कहा जा सकता है तो शायद उर्दू की लुगत को मैं बेहतर नहीं समझता, शायद कोई और बेहतर समझता है। अभी तो सिर्फ 3 नशिस्तें ज्यादा आई हैं और ये दावे शुरू हो गए। दूसरी बात यह है कि वोटों का तनासब मैंने पहले ही आपको कहा, आप देख लें कि पीटीआई ने ओवरऑल अगर मिलाई रही, इलेक्शन कमीशन की सारी दावे शुमार आपके सामने कुछ दिनों में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने इन्होंने यहाँ पर बात की गई थी तब्दीली ने क्या किया, तो तब्दीली की 2 बातें मैं बता दूं, ज्यादा नहीं बताना चाहता। तब्दीली ने ये किया कि 2 बार बल्दियाती इंतखाबात अपने हुकूमत में करवाए केपी में। उसके अलावा फाटा का इंतजाम हुआ इसी दौर में और फाटा के अजला में पहली बार 3 अजला में आवाम को हक राय दही दिया गया और उन्होंने इलेक्शन किया। ये कुछ वो मोटी मोटी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। बाकी इंसाफ, सेहत कार्ड, राशन कार्ड और बाकी जो फलाही स्कीमें हैं उनको एक साइड पे रख देते हैं। उसके बाद धांधली का इल्जाम लगाया गया कि जी धांधली हुई है। मुझे ये बताएं आसमा कि अगर फर्ज करें पेशावर में हुकूमत ने धांधली के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की है तो क्या उस मशीनरी के इस्तेमाल के नतीजे में गुलाम अली साहब का बेटा जो है वो मेयर बनना था उससे, हमने धांधली जेयूआई के फेवर में इस्तेमाल की? क्या हमारा अपना कैंडिडेट ना जीता? और जहाँ जहाँ इनके कैंडिडेट जीते हैं क्या वहां से हुकूमत धांधली कराने में कोई मुश्किल थी? अगर धांधली ही करानी थी तो जो पार्टी इनके ख्याल में इबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त से दो-चार हुई है तो क्या वो पार्टी धांधली कराने के नतीजे में इस इबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त से अपने आप को बचा नहीं सकती थी? अच्छा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गिरफ्तारी का भी वो आहिस्ता से जी मैं आता हूँ आसमान, मुझे जरा तसलसल से बात करने देना, मैं यही सारी चीजों पे आ रहा हूँ। जहाँ तक प्रिजाइडिंग अफसरान की तबादले, गिरफ्तारियां, आगे पीछे की जो बात है, पहली बात तो यह है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तैनाती और अहकामात जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन से आते हैं, वो हुकूमत का काम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो गिरफ्तारी हुई है जिस हल्के में हुई है वो एक छोटा सा इशू था जिसमें पीपल्स पार्टी के लोगों ने शोर शराबा मचाया और फिर सारी अपोजिशन वहां जमा हो गई। और इल्जाम क्या था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खातून है वो रात को इलेक्शन से एक दिन पहले रात को बैठ के वोटों पर ठप्पे लगवाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन कमीशन वाले आए, उन्होंने भी उनके आला अफसरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सूबे के हैं वो पहुंचे, उन्होंने सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया और अगले दिन ही उनका बयान आ गया कि कोई ऐसी चीज बेज़ाब्तगी हमारे सामने नहीं आई, कोई ठप्पे नहीं लगे और सारा रिकॉर्ड हमारे। अच्छा बिल्कुल बैरिस्टर साहब, लेकिन अब अगले आखिरी बात मुझे सिर्फ इतना कहने दें कि जहां तक ताल्लुक है इन चीजों का, देखें वही बात है कि अगले दिन उसी हल्के में उसी पोलिंग स्टेशन में बड़े आराम से इलेक्शन हुआ और उसके नतीजे में गुलाम अली साहब आ गए और शाम को ही गुलाम अली साहब की एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें कहा गया कि मैं तो 20 करोड़ रुपए लगाकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो अब ये सारी बातें भी मैदान में है, सिर्फ पीटीआई ही जो है वो ही डॉक में नहीं खड़ी, मुजरिमों के कटहरे में नहीं खड़ी। और दूसरी बात यह है कि अगर जोर आजमाई से देखा जाए, करक में हमारे सिटिंग एमएलए शाहिद खटक साहब के पर फायरिंग हुई है, उसमें 2 अफराद जहाँ भाग हुए हैं, उनके रिश्तेदार और उनका बॉडीगार्ड। बिल्कुल, ये अमनो अमान की सूरत हाल तो सर एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर है हुकूमत के अंडर थी। मैं बैरिस्टर साहब ब्रेक ले लूं, आपकी बात भी आगे ब्रेक के बाद खान साहब से भी पूछेंगे कि अब अगले मरहले की क्या सूरत हाल है, नई सबबंदियां भी हो रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ अब क्या पीडीएम के इत्तेहाद के नीचे वाकई हम कह सकते हैं कि अगला जो सबबंदी हो रही है केपीके के अंदर वो कामयाब होगी कि नहीं। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खान साहब, मैं जाहिद खान साहब आपसे भी यही पूछना चाह रही हूं कि क्या आपको लगता है कि ज़ाहिर है 9 साल एक जमात बिला शिरकत गैर वहां पर इक़्तिदार में रही है, अगर लोग उसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या वजह है? अभी क्या उसमें क्या हर्ज है? अभी आपने बैरिस्टर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि अभी तो दूसरे मरहले के इंतखाबात 18 अजला के बाकी हैं, उसका अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, केपीके में से तब्दीली अब खत्म हो गई है, अगर ये कहा जाए तो। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है और अगला मरहला जो आएगा उसमें उनके लिए और मुश्किलात होगी, क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि शायद
हुकूमत बेहतर है और कुछ जो महंगाई में कमी लाएगी या कुछ होगा, तो ये इसके साथ उनके और जो इनके कारकुन है या इनके जो लोग हैं उनके खामखा मोरल और डाउन हो जाएगा। और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी अपनी जो मिसाल के अभी मेरे पार्टी है या मौलाना साहब की पार्टी है या पीपल पार्टी है, उनका भी जो जहाँ कमजोरियां आई हैं एक्चुअल में ये इलेक्शन में उस तरीके से नहीं कि शायद उस इलेक्शन में बहुत ज्यादा जोर सारे पॉलिटिकल पार्टीज लगाएंगे और उसमें इससे भी बेहतर अपोजिशन बेहतर पोजीशन लेगी, क्योंकि आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे ज्यादा मजबूत है, उसमें उसी तरह पीटीआई अच्छा, नहीं है। खान साहब सॉरी आपको कथा कलामी माफ, अगर आपने जैसे अपोजिशन की जमातों की बात की, अगर ये पीडीएम की सारी जमातें जैसे आप और पीपल्स पार्टी भी इसमें शरीक होते और जहां पे पीएमएलएन और जेयूआईएफ का इत्तेहाद हुआ, सारी जमातें मिलकर लड़ती तो ज्यादा बेहतर ना होता, ज्यादा अच्छे नताइज ना आते? देखिए इलेक्शन में इत्तेहाद तो बहुत कमजोर होते हैं, वो तो कुछ नुकात पे होते हैं। इलेक्शन में अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है जस्ट होते, उसकी वजह ये होती है कि हर पार्टी के कारकुन अपनी बात करते हैं और उसके लिए पार्टीज मजबूर हो जाती हैं और पार्टी अपनी इलेक्शन लड़ते। हमने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन में कम से कम अलायंस नहीं किया। हुकूमत बनाने में तो क्या है, लेकिन हमने कोई इलेक्शन में किसी वक्त भी किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं किया है। इनफे हमेशा के लिए खुद अपना इलेक्शन लड़ती है, हारते या जीते वो तो होते इसमें है, लेकिन यही है कि आवाम के राय का एहतराम हम जरूर करते हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है खासकर खैबर पख्तूनख्वा की, देखिए हमारे लिए बहुत मुश्किलात है। हमारे फटक कहते हैं कि जब वहां पे कोई कच्चा घर भी नहीं मिलेगा तो सेब साहब से आप पूछ ले कि क्या सवाबी में कोई कच्चा घर नहीं है। तो ये जब ये बातें करेंगे और फिर अवाम को एक और तरफ से बात आएगी कि शौकत सब्ज़ी कहते हैं कि जी महंगाई की वजह से हुआ है, जिसके दूसरे जो वजीर है वो कोई और बात करेगा, क्योंकि एक तो इनकी बयानी में फर्क है और अवाम इनकी सारी चीजों को नोट करते हैं। और फिर उससे देखिए मैंने ये भी कहा कि अभी अवाम बहुत गुस्से में इनके ऊपर, इसलिए ये उनकी महंगाई उसकी कमर तोड़ दी। हमारे सूबा तो सबसे गरीब सूबा है, वहां पे तो रोजगार कारखाना के नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहां मजदूरी वो भी नहीं होते। अक्सर हमारे लोग तो या तो कराची में मजदूरी के लिए जाते हैं या बाहर की दुनिया में मजदूरी के लिए जाते हैं, ये हम सारे समझते हैं। तो हमें तो बहुत मुश्किलात है, तो वो मुश्किलात को अवाम देखते हुए फिर वो उसके इतना गुस्से में होते हैं कि फिर वो इंतकाम ले लेते, जिस तरह अभी उनसे इंतकाम लिया। और इस वक्त जीआई एक बड़ी पार्टी उभरी है, कोई शक नहीं है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। और हम समझते हैं कि आइंदा के लिए भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इसी तरह गलतियां करेगी तो उसका भी यही असर होगा, क्योंकि अभी अवाम समझ गए हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम जो पहले इलेक्शंस होते रहे, जिस तरीके से इलेक्शन में दानी होती रही, वो शायद अभी न हो सके और अभी उसके लिए मुश्किलात होगी। अच्छा मिनिस्टर साहब, इससे पहले कि हाफिज साहब के पास आऊं, ये जनवरी तक ऐसा क्या हो जाएगा कि आपको कामयाबी मिल जाएगी? क्योंकि महंगाई तो कहा जा रहा है कि जून 22 तक जो है वो महंगाई के कम होने के कोई आसार नहीं है, जो आज ही सर्वे में पढ़ रही थी, जो रिपोर्ट द न्यूज के अंदर छपी है। तो क्या ऐसा होगा कि जनवरी में लोग आपको वोट दे देंगे? सर देखिए, जनवरी में इंशाल्लाह हमारी पोजीशन इस मौजूदा इलेक्शन के मुकाबले में बहुत बेहतर इसलिए होगी कि एक तो इस इलेक्शन में जो पार्टी के अंदरूनी तंजीमी कमजोरियां थी, टिकट के अवार्ड में जो शायद फैसले हुए जो इस नाराजगी का बायस बने, उनको इंशाल्लाह कवर कर दिया जाएगा और हम बेहतर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। ये तो पहला नुकता हो गया। दूसरा ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने खुद ही इस सर्वे का जिक्र कर दिया। देखिए, महंगाई को यकीनन महंगाई के इशू को अपोजिशन ने बहुत ही पुरस्कार अंदाज में आवाम के सामने पेश करके पीटीआई के अगेंस्ट कैंपेन चलाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जहां तक इन सर्विस का ताल्लुक है, इनका अगर आप तज्जिया करें, एनालिसिस करें, तो महंगाई हुकूमत ने नहीं की जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, बल्कि ओवरऑल आलमी तनाजर में जो इन्फ्लेशन हुई है, जो दीगर मसाइल आए हैं, जो सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, कोई भी जी अकल आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 2 साल कोरोना की से झटके और उसके बाद ओवरऑल ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स आए हैं उनके नतीजे में काफी चीजें महंगी हुई हैं। तो ये हमें इस बात का कम से कम यकीन है कि आने वाले वक्त में हम जब महंगाई के लिए एक तो इंटरनेशनल सिचुएशन ठीक हो, हुकूमत अपनी तरफ से जो रिलीफ एफर्ट्स कर रही है, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले आपको
صحت کارڈ، راشن کارڈ، دیکھیں 30% ہم اشیاء خردنوش پہ ہم نے رعایت دینے کا پروگرام لانچ کر دیے. تو یہ ریلیف ایکٹیویٹیز اسی لیے ہے کہ عوام کو مہنگائی کی اس کے بوجھ میں ریلیف دیا جائے. ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ایک تانا ہمارے لیے کوئی نہیں ہم پر لگا سکتا یا ہمیں دے سکتا، اور وہ کرپشن ہے کہ ہم نے کوئی لوٹ مار نہیں کی. آج تک کوئی ایسا ثبوت ہمیں نہیں آیا جس پر میں، اور عوام کو بھی اس بات کا پتہ ہے. ہم سے مہنگائی پہ ناراضگی ضرور. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ اب دیکھیں نا، اب یہ آپ نے یہ کہا کہ کرپشن کی کوئی بات نہیں کر سکا، تو دونوں نے مسکراہٹ. اچھا حافظ صاحب، جی بیرسٹر صاحب میں آتی ہوں دوبارہ آپ کے پاس. یہ وہ کہہ رہے کرپشن کا تو کوئی جی میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں. بات کر لوں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں، تقریر کرنے میں یہ خوب ماہر ہے. ایک تقریر سے وہ بین الاقوامی لیڈر بھی بن گیا. یہ جتنے بھی ماضی میں بھٹو سے اچھا تقریر کون کر سکتا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو سے. لہٰذا بات یہ ہے، اس کے لیے میں صرف اس کی حکومت کا خلاصہ بتاتا ہوں. سنہرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہو تم، سنہرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہو تم، وہ بیوقوف بنانے میں بھی خوب ماہر ہے. وطن چلانا تو اس آدمی کی بس کا ہے نہیں، وطن چلانا تو اس آدمی کی بس کا ہے نہیں، مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے. واہ، یہ خود آپ نے خود شاعری لکھی ہے. یہ میرے لیے میں شاعر نہیں ہوں. یہ خلاصہ میں نے کہا شاید حالات سے آپ کو شاعر بنا دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے. آٹا چوری کیا ہے، چینی چوری کیا ہے، دوائی چوری کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یہ تو میں نے نہیں کیا. یہ تو مافیا نے کیا ہے. تو مافیا مانا کیا؟ فرشتے. مافیا کو مطلب تو چوروں کا سربراہ. اب یہ سارے چور بیٹے کیبنٹ میں، اور ان چوروں کی سربراہی کر رہا ہے ایک ایماندار شخص جس کو عمران خان کہا جاتا ہے. یہ ہے ایمانداری. اب آئیے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے کہ اس حکومت میں کرپشن میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ حکومت کرپٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نااہل بھی ہے. سر خان صاحب نے کہا ابھی پرسوں جو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا میرا کوئی وزیر بھی کسی طرح کی کرپشن میں ملوث نہیں ہے. آڈیٹر جنرل نے نہیں کہا کہ صرف کرونا فنڈ میں 40 ارب روپیوں کا گپلا ہوا ہے. تو وہ وزارت صحت کے انڈر ہوا ہے. تو وزارت صحت عوام میں چل رہی ہے یا اس حکومت میں؟ نہیں، ویسے میں آپ سے پوچھوں وزارت صحت کے انڈر ہوا ہے. بھی بات یہ جتنی بھی چیزیں یہ حکومت دیکھیں ناکام ہو چکی ہے. اچھا، میں اس سے پہلے کہ میں جواب لینا، خان صاحب بھی کچھ کہنا چاہیے. شاید انہوں نے بھی کوئی شاعری لکھی ہے. خان صاحب، میں تو خیر شاعری اس کے نہیں کر سکتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کرپشن کی بات کی کہ ہم پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے. ان لوگوں نے احتساب کمیشن بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور عمران خان نے بہت تعریف کی تھی کہ میں نے ایسے جنرل کو اس پہ بٹھا دیا اور ایسے احتساب کمیشن بنایا، اور وہ خصوصاً ہمارے لیے بنایا گیا تھا. آپ مجھے بتا دیں، ہم پہ تو کوئی کیس بنا نہیں. جب اس نے جنرل نے کیس فائل بنائی، 6 فائلیں بنائی، اس میں اس کے وزیر اعلیٰ تھے، اس کی 6 وزیر شامل تھے. اس نے عمران خان نے جا کے تالا لگا دیا، اس کو بند کر دیا، 1 بلین روپیز پہ خرچ کر دیا، اور جنرل صاحب کو گھر بھیج دیا اور اس پہ تالا لگا دیا. ابھی جو ہمارا نیب کا ہے چیئرمین ہے، وہ تو خود سیف صاحب پی ٹی آئی میں نہیں تھے اس وقت. سیف صاحب پی ٹی آئی میں نہیں تھے. پی ٹی آئی میں نہیں تھے، صحیح. ابھی مجھے بتائیں، یہ بل انٹریس کا جو ہے وہ ہائی کورٹ نے کیا، سپریم کورٹ نے کہا. آپ کے یہ جو بیاٹھی ہے اس کے ملم جب ہے کتنے اسکینڈل سے، لیکن ابھی اس لیے خاموش ہے کہ بھائی اب جو جن نے آپ کو لے آیا تھا وہ خاموش تھے، وہ آپ کا ساتھ دے رہے تھے. اب اس کے بعد جو ہی آپ کی کمزوریاں آتی جائیں گی، آپ کی ساری کرپشن. اچھا بیرسٹر صاحب، میں بریک کے بعد آپ کا جواب لے لوں سر، کیونکہ کافی کچھ اکٹھا ہو گیا ہے، تو اس پہ میں خیال آپ کا جواب ضروری ہے. بریک لے رہی ہوں، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. بیرسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اگلے مرحلے سے پہلے یہ جو تاثر اپوزیشن نے کامیاب بنایا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، پی ٹی آئی اس تاثر کو کیسے ظاہر کرے گی؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب، آپ نے سنا کرپشن، مافیاز، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کو جواب بھی دینا ہے کہ دوائیاں کیسے مہنگی ہو گئیں، آٹا کیوں غائب ہو گیا، جو ایل پی جی کا بھی اسکینڈل ہے کہ وہ لی نہیں، گیس اس وقت بہت کم مل رہی ہے. تو یہ سارے ظاہر ہے پرابلمس، تو آپ کو جواب تو دینا ہے عوام کو. بالکل جی، جواب دینا نہیں بلکہ ہم جواب دے رہے ہیں، اور جواب دینے کے حوالے سے جہاں تک ان پرٹیکولر الزامات کا تعلق ہے، یہ الزامات ہیں یقینی طور پر بعض جگہوں میں بیڈ گورننس کے نتیجے میں، بعض جگہوں میں بیڈ ایڈمنسٹریشن کے نتیجے میں ایسے معاملات ضرور سامنے آتے ہیں، اور وہ ہر دور حکومت میں آتے ہیں. میں جب کرپشن کی بات کرتا ہوں تو میں عوام کے پرسپشن کی اور تاثرات کی بات کرتا ہوں. آج بھی آپ
कैमरा लेकर पिशावर में चले जाएं जहां अवाम ने इसको JUI को वोट दिया है, उस जगह में जाकर आप बात करें तो आपको लोग एक बात करेंगे कि कम से कम PTI के बारे में करप्शन का जो तासुर है वो नहीं है। इनकी बातें जहां तक अपोजिशन की पार्टियों का ताल्लुक है वो तो ज़ाहिर इल्जाम लगा रही है, लेकिन इल्जाम लगाना आसान है। जैसे कि मेरे मोहतरम हमदुल्ला साहब ने अभी बड़ी प्यारी शायरी की, लेकिन काश मुल्क का महंगाई का मसला इनकी शायरी के नतीजे में खत्म होता तो मैं भी इनको मुकर्रर करता और वाह वाह करता, लेकिन नहीं है ऐसा मसला। ये मुझे बताए, महंगाई जैसे मैंने कहा एक इंटरनेशनल इशू है जिसके असर पाकिस्तान पर आ रहे हैं। ये अभी आपने जो सर्वे की भी बात की कि जून तक जो है मामला खराब रहेंगे। मैं इन तमाम इश्यूज में एक बात कहना चाहता हूँ, चले हमसे तो महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, हम तो नायल हो गए। मुझे ये बताएं, ये दोनों हजरात जो आपके साथ प्रोग्राम में बैठे हैं, यही कल आपके प्रोग्राम में आ जाए और ये इस मुल्क से महंगाई खत्म करने का कोई फार्मूला, कोई तरीका आपको बता दे और तो हम इनको कहें। सर वो अभी जरदारी साहब ने स्टेटमेंट एक दिया है कि हमसे फार्मूला मांगते हैं, हमने कहा पहले हुकूमत को रुखसत करो फिर हमसे बात करो, इससे पहले हम बात नहीं करेंगे। आसमा यही तो है ना, यही तो है ना कि पहले मुझे अच्छी शहरी खिलाओ, पराठे खिलाओ, उसके बाद मैं रोजा रखूंगा। ये देखे ना, यही तो इशू है कि मुझे हुकूमत दो तो मसाइल हल हो जाएंगे। मसला लोगों का नहीं है, मसला इनका है कि अच्छा बैरिस्टर साहब ये बात, ये हाफिज साहब अब वो एक बात बैरिस्टर साहब कह रहे अगर आपके पास आप दोनों जमातों, मैंने पूछना है खान साहब से भी, आपसे फॉर्मूला मांगा जाए कि महंगाई कम कैसे करनी है, कोरोना है, बाकी चीजें कैसे करेंगे कम आप? देखिए ये गुज़िश्ता हुकूमत किसकी थी? प्रीमियर लैंड की थी ना? जी। महंगाई इससे ज्यादा थी या कम थी? सर उसको कोविड भी तो नहीं। मेरी बात तो सुनिए ना, कोविड तो इंडिया में भी था, लेकिन इंडिया में महंगाई की शरह कम है आपसे। बांग्लादेश में भी कोविड थी, वहां इंडिया की शरह कम है आपसे। नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, इधर कौन सी आफत आ गई? इसलिए कौन सी आफत आ गई कि कोरोना में भी आप खा गए, उसको भी आप तुमने माफ नहीं किया। यूटिलिटी स्टोर में 5 अरब रुपए खा गए, वो भी माफ नहीं किया। एहसास प्रोग्राम में भी खा गए, वो भी माफ नहीं किया। देखिए बात यह है, कोरोना अगर पूरी दुनिया में है तो अपने पड़ोस में देखिए, बांग्लादेश में, इंडिया में देखिए, वहां महंगाई की शरह कितनी है। बात यह है बुनियादी तौर पर कि आपने जो सवाल किया कि आप लोग क्या करेंगे। खान आज मौलाना ने कहा ना कि हमें रास्ता दे दो, हमें मतलब तो आगे बढ़ने दो। ये कह रहा है रास्ते में कौन? रास्ते में तो इमरान खान नहीं खड़ा, ये तो मोहरा है, नहीं PTI की हुकूमत है। रास्ते में तो एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है यार, नाराज नहीं होना, 2 हाथ जोड़ के नाराज नहीं होना। तो भी KPK में और तो उन्होंने आपको रास्ता दिया ना, आपके लिए भी हाथ जोड़ते हैं, तो अशमा को भी कुछ नहीं कहना। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये हुकूमत किसकी बल पे खड़ी है? 17 नवंबर की कानून साजी कैसे हुई? क्या इन तमाम प्रोसेस से एक मुकद्दस इदारा जो मुल्क की दारोमदार और इन्हिसार उस पर है दिफाई मैदान में, अगर आपकी मैशत कमजोर हो जाती है उसकी मनफी असरात वहां नहीं पड़ते। क्या सियासी जमातों का कोई कसूर नहीं है? इस हुकूमत की वजह से वो एक इदारा दिन ब दिन आप कहते हैं नाकाबी की तरफ जा रही है, यानी लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। हर मजलिस में आप जाके देखें, वो इमरान खान का नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं ये मोहरा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम उस इदारे को इज्जत देना चाहते हैं, मुकद्दस देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन मुकद्दस उस सूरत में होगा जब आइन की अमलदारी होगी। इसका मतलब ये और मजबूत उस वक्त होगा जब मुल्क की दिफा मजबूत हो, और मुल्क की दिफा उस वक्त मजबूत होगी जब आपकी मैशत मजबूत होगी। मगर खान साहब सियासी जमातों ने भी तो कुछ ना कुछ कसूर किया है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि सारा कुछ जो है वो बाकी हम इल्जामात लगा दे। कुछ हम इस्टेन्योर की बात नहीं, इस टेन्योर की नहीं, ओवरऑल देखिए जब प्रीमियर की हुकूमत में चीनी फी किलो 55 रुपए, अभी 140 पे ठीक है, वहाँ डॉलर की कीमत कितनी थी, आज कितनी है? हाँ। उस वक्त पेट्रोल कितनी थी, आज कितनी है? सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन खान साहब अब आगे क्या करना है? अब जैसे जरदारी साहब ने कहा, वो कहते हैं फार्मूला हमें दें, हम फार्मूला ये कहते हैं कि हुकूमत को चलता करो। क्या आपको लगता है कि इन इंतखाबात के बाद दबाव बढ़ेगा कि आम इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि 2018 के इलेक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं माना है। वो तो आपको पता है कि जिस तरह रेगिंग हुई है वो तो बिल्कुल साफ जाहिर था। इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टी हम कहते कि नया इलेक्शन हो, नया मैंडेट आ जाए, और इस बुनियाद पे आएगा। भी ये जो वो हमसे सवाल कर रहा है ना, आवाम ये सवाल करेगा कि उनकी जिस पार्टी की वो देगा, वो उसे ये तवक्को करेगा कि जो सूरत हाल अभी बनी है इसको कैसे कंट्रोल करेगा। अभी आपके डॉलर 180 रुपए पे चला गया है, अभी आपके पेट्रोल 140 रुपए पे चला गया है। तो ये सारे तो आपकी कीमतें बढ़ाती है ना, महंगाई बढ़ाती है। तो इसके लिए तरीकाकार ये होगा कि जो पार्टी आई कि जाहिर है कि उसने अपना
इलेक्शन में जब जाएगा तो मैनिफेस्टो लेके जाएगा कि उसको कैसे कंट्रोल करेगा, और हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेंगी। और जाहिर है देखिए ना मुस्लिम लीग नून का सर वो तो कह रहे हैं मार्च में हम करेंगे एहतजाज, वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च हमने लेके आना है, तो क्या ANP और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ खड़े होंगे उस मार्च के लिए? और क्या आपको लगता है कि मार्च के नतीजे में इलेक्शन हो जाएगा? देखिए हम तो इस PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम अपोजिशन का हिस्सा है जो पार्लियामेंट के अंदर है। अगर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन फैसला करते हैं तो क्यों नहीं आएंगे? हम तो आवाम के लिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी आवाम की मुश्किलात के, देखिए सियासत कहती है इसको कि आवाम की मुश्किलात को किस तरीके से कम किया जाए, तो हर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगल अपना करेगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने तो इस 3 साल में या 4 साल जो होने वाले हैं, इसमें तो इसने हर एक चीज को बढ़ाया, कोई कम नहीं किया। आवाम के लिए कोई मुश्किलात में कोई रिलीफ नहीं आया, मुश्किलात बढ़ते गए और बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये अब आप दोनों जमातों की बात सुन रहे, बिल्कुल जैसे खान साहब ने भी कहा, ये तो मार्च तक तो फिर सूरत-ए-हाल जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आपको नहीं लगता कि फिर इलेक्शंस के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा? सर देखिए जी, बात यह है कि ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन का हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो लाहे अमल है और जो बुनियादी फलसफा है जी, थोड़ा राब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं जी हाफिज साहब, लॉन्ग मार्च का फैसला फाइनल है मार्च के अंदर? मैं आपको कहूँ, ये जो PDM के फैसले हैं ये न शेख रशीद के कहने पे तब्दील हो जाते हैं, न उनके कहने पे मुलतवी हो जाते हैं। लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ, उसके नतीजे में इंतखाबात हो सकते हैं, जेली जमहूरियत के खिलाफ मार्च होगा और 23 मार्च को होगा। और इस्लामाबाद में 23 मार्च को एक तरफ फौजी परेड होगा, दूसरी तरफ अवामी जमहूरी परेड होगी। लिहाजा ये फैसला है, इसमें कोई आगे पीछे कोई दूसरी बात नहीं है। अब आगे हुकूमत का चलता होता है या नहीं होता है ये अलग सवाल है, लेकिन इतना जरूर ये साबित हुआ कि पूरी कौम इस बात पर इत्तेफाक कर रही है कि ये हुकूमत अपने पांवों पे खड़ी नहीं है, ये बैसाखियों पे खड़ी है। ये साबित हो चुका है कि PDM की बयानिए को आज बल्दियाती इलेक्शन के PK के साबित हुआ कि PDM के और अपोजिशन की बयानिए को आवाम ने वोट किया। अच्छा, ये 23 मार्च को 2 मार्च होंगे बैरिस्टर साहब, फिर क्या उसके नतीजे में हुकूमत जा सकती है? हाफिज साहब पूरी उम्मीद है। जी देखें, मैं बहुत ही बसर एहतराम हाफिज साहब को भी और जाहिद खान साहब को भी ये कहूंगा कि ये 23 मार्च और 2 मार्च की बातें छोड़ें, ये तो बाद में जब मार्च आएगा तो मार्च को देखेंगे, लेकिन अभी तो 19 दिसंबर यानी कल PDM का और अपोजिशन का जो है जनाजा हो चुका है। उसकी वजह यह है कि इनका जो नारा था कि हम हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जॉइंट अपोजिशन की शक्ल में सामने आके तहरीक चलाएंगे, तो वो तो एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरबान होकर इलेक्शन लड़ते रहे हैं। अच्छा। और इनको ये मौका PTI ने दिया कि आज मौलाना साहब जो हैं, हाफिज साहब जो हैं, वो लोगों को अपनी फतह की मुबारकबाद। सर वो खान साहब भी कह रहे हैं और ये भी हाफिज साहब भी कि ये हमारा इंतखाबी इत्तेहाद है। हम PDM का हिस्सा नहीं थे, ना पीपल पार्टी PDM का हिस्सा है, ना हम PDM का हिस्सा, अलग अलग सब PDM इंतखाबी अलायंस है, PDM इंतखाबी अलायंस नहीं है मेरे भाई। ANP का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना। आप तो सूबे की पॉलिटिक्स में सिवाय चंद इलाकों के मैटर ही नहीं करते। मैं तो बात करूं हाफिज साहब की और आपके ओवरऑल अपोजिशन की। आप लोगों में इतिहाद ही नहीं है, आप अलग अलग 1.5 इंच की मस्जिद सजा के बैठे हुए। आपकी इतनी ताकत और हैसियत ही नहीं है सियासी तौर पर कि आप हुकूमत के लिए खतरा बन सके, इसलिए आराम से बैठे हैं। और सर ANP को आप कह रहे हैं कि उनकी हैसियत नहीं है इतनी। अच्छा, मैं ओवरऑल बिल्कुल बात कर रहा हूँ। अच्छा। ANP और पीपल्स पार्टी के रिजल्ट आप देख लेना, इसमें बल्दियाती इंतखाबात में क्या पोजीशन है। सारे अलग अलग बैठे हुए एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खान साहब फाइनल वर्ड। सर खान साहब, बिल्कुल ये तो कह रहे हैं अपोजिशन का ना इत्तेहाद होना है ना आपने कामयाब होना है। सर खान साहब से भी मेरा ख्याल है राब्ता मुनक़ता। हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन ये कि हमने उन पे इल्जाम या उस पे हम पे इल्जाम लगाए, हम तो इल्जाम आप पे भी नहीं लगाए। हमने तो ये कहा कि जो हकीकत है वो हकीकत की हमने बात की, उसके बारे में हमने कोई बात नहीं की। और आप देख लेंगे, आप तो हमें कुछ आजाद तक कहते हैं, लेकिन अब देख लेंगे इंशाल्लाह
अब आगे क्या हो जाता है। अच्छा, आगे अब आप भी यही कह रहे हैं कि आगे क्या होगा, टफ टाइम देंगे आप? कौम ने फैसला कर लिया केपी के इलेक्शन से कि हमने इमरान को नहीं बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, लिहाजा पीडीएम भी पाकिस्तान बचाने की बात करती है, इमरान हमें अजीज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपोजिशन की जमातें पुर उम्मीद हैं कि मार्च से पहले शायद जो सूरत हाल है वो बदल जाए। उनके कॉन्फिडेंस की वजह इस वक्त के हालात हैं, हुकूमत की मुआशी मजबूरियां हैं या कारकर्दगी है। जाहिर है कि ये सारी वजूहात अपोजिशन सामने रखे हुए, लेकिन उनको कामयाबी कैसे होगी, लाएमल क्या होगा, ये बहुत अहम होगा जानना। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।